हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके स्टेप्स दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस किया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी गेट 38 molecules of ATP. So in today's lecture we are going to discuss about anaerobic respiration. Okay दोस्तों, तो हम लोगों को आज डिस्कस करना है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? सो व्हाट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन? इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ, या फिर हम लोग लिखेंगे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ या फिर स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी without involvement of oxygen, without involvement of oxygen. Okay, so it is stepwise oxidation of foodstuff to get energy without involvement of oxygen. तो ऑक्सीजन को यूज किए बिना हम लोग जो ऑक्सीडेशन करते हैं टू गेट एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, राइट? ये फर्मेंटेशन वर्ड कहां से लाए? ओके, ग्रीक वर्ड था फर्वोज, है ना? इसका मतलब होता है बबलिंग। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? बबलिंग। ओके, तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, जैसे आप लोग घर पे हमारे जो इडली वगैरह बनती है तो उसका जो दफ होता है वो जाके देख लो दोस्तों कभी। ओके, तो उसमें आपको बबल्स दिखेंगे। तो ये जो बबलिंग वाला प्रोसेस होता है ना, तब उतना माइक्रोबायोलॉजी नहीं पता था, तो ऐसा बबलिंग वाला प्रोसेस मतलब फर्वोज फॉर्म होने वाला प्रोसेस, इसलिए उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने? फर्मेंटेशन। क्या नाम दिया है दोस्तों हम लोगों ने? फर्मेंटेशन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन दिस प्रोसेस? दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू, मैंने आपको ये पहले भी बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे भी, रेस्पिरेशन एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलिसिस ही होता है। Okay, so in anaerobic respiration also glucose is converted into pyruvate, और पायरुवेट ATE लगा है, इसका मतलब क्या है? ये पायरुविक एसिड। क्या है दोस्तों? ये पायरुविक एसिड, है ना? सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय कौन सी प्रोसेस थी दोस्तों? ग्लाइकोलिसिस। कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस। ओके, नाउ ये जो पायरुवेट बनता है, ये जो पायरुविक एसिड बनता है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सेल कौन सा है इस पे डिपेंडिंग ये पायरुवेट का कन्वर्जन अलग अलग कंपाउंड्स में हो सकता है, राइट? सो दिस पायरुविक एसिड is then converted into alcohol और ऑर्गेनिक एसिड्स। या तो उससे अल्कोहल बनेगा दोस्तों, या तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे। ओके, अब ये अनेरोबिक रेस्पिरेशन किन में होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद होते हैं हमारे जो सेल्स है, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स, muscle cells, right? And there are a number of seeds during germination. So मैं आपको बोल रहा था कि there are number of bacteria which respires anaerobically. Okay,
जो ऑक्सीजन को नहीं यूज करते और रेस्पिरेशन करते, एनर्जी मिलती है उनको, राइट। इरिथ्रोसाइट्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। मसल सेल्स में हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ओके, नाउ आप लोगों को अगर मैं बोलता हूं कि दोस्तों आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना है, ओके, तो आप लोग बोलेंगे ठीक है, ओके। अब आपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कंटिन्यूअसली आप लोग चल रहे हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप लोग थक जाओगे, राइट, और उसके बाद आपके पैरों में क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं, है ना। और ये जो क्रैम्प आते हैं वो आते हैं अनेरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। कैसे, राइट, जब आप लोग चल रहे हो इसका मतलब आपका एक्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेने का रेट, है ना, जो रेट होता है वो कम गिरता है और हमारा एनर्जी जो चाहिए, है ना, एनर्जी कंजम्पशन का रेट बढ़ जाता है। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, राइट। अब ये केस में क्या होता है, हमारे सेल्स एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एनर्जी कम पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं, राइट। क्या करेंगे, अनेरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। बट इन दिस केस अनेरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे मसल सेल्स में दोस्तों लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड धीरे 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 हमारे मसल्स में जमा होना शुरू होता है। और जैसे ही ये एसिड्स जमा होते हैं हमारे मसल्स प्रोटीन से ये काम करना बंद कर देते हैं। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ क्रैम्प्स। ओके, तो हमारे शरीर में क्रैम्प्स कैसे आते हैं, तो मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, तो इस केस में हमारे मसल सेल्स अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें बनता है लैक्टिक एसिड और वो हमारे मसल्स में जमा होने की वजह से क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल। नाउ सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही सीड्स मतलब पानी के अंदर चले जाते हैं, है ना, जो सॉइल पे में सीड है और उस पे पानी आ गया तो अब तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सो इन दिस केस आल्सो दे रेस्पायर अनेरोबिकली। वो कैसे रेस्पायर करते हैं, अनेरोबिकली रेस्पायर करते हैं, है ना। तो जर्मिनेशन के लिए देखो, है ना, अगर जर्मिनेशन करना है तो आपको उनको अनेरोबिक कंडीशन देनी पड़ती है। ओके, हमारे जो घर पे स्प्राउट्स बनते हैं उसका मेथड देखो कैसे बनाते हैं। पहले उसको पानी में रखते हैं और फिर उसको एक कपड़े में बांध के एक ऐसे जगह पे रख देते हैं जहां पे हवा ना मिले, है ना, तभी उसका जर्मिनेशन होता है। सो इन केस ऑफ सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तभी तो स्प्राउटिंग हो रहा है ना, स्प्राउटिंग मतलब जर्मिनेट ही हो रहा है, तो हम लोगों को अनेरोबिक कंडीशन देनी पड़ती है। सिमिलर वे देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों को एक टॉपिक है अलग से, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, वहां पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच शोज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। अभी दोस्तों हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और अनेरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के फ्लो चार्ट देखेंगे। सो फ्लो चार्ट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन and for anaerobic respiration. देखो दोस्तों, अब एरोबिक में हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, स्पेशली ग्लूकोज, मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उसको हमारे इंटेस्टाइन में डिग्रेड किया जाता है मोनोमर्स में, दैट इज ग्लूकोज, और ये फिर हमारे ब्लड में आता है, ये ब्लड सर्कुलेट करेगा, सारे सेल्स को ये ग्लूकोज मिलता है, राइट। अब ये ग्लूकोज के बाद क्या होने वाला है दोस्तों, इसका होगा ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा इसका, ग्लाइकोलिसिस। क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों,
ग्लाइकोलिसिस, राइट। अब ये ग्लाइकोलिसिस से हम लोगों को क्या मिला, पायरुवेट, क्या मिला, पायरुवेट, राइट। अब ये रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, ये रिएक्शन में हम लोगों को क्या क्या मिला था दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 NADH2, क्या मिला था, 2 NADH2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब ये पायरुवेट का क्या हुआ था दोस्तों, लिंक रिएक्शन, क्या हुआ था, लिंक रिएक्शन, और क्या बने थे इससे, एसिटिल कोएंजाइम ए, क्या बने थे यहाँ पे, एसिटिल कोएंजाइम ए। और ये रिएक्शन में क्या मिला था, 2CO2 एंड 2 NADH2, राइट। और इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला था, लिंक रिएक्शन। ओके, नाउ दिस एसिटिल कोएंजाइम ए enters into, ये किसमें गया था दोस्तों, क्रेब्स साइकिल, किसमें गया था ये, क्रेब्स साइकिल। और फाइनली ये गया था ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, अब क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को क्या क्या मिला था दोस्तों, यहाँ पे 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो फ्लो चार्ट दिया है ना, मैं उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको टेक्स्ट बुक में जो फ्लो चार्ट दिया है वही लिखना है, उसका सीक्वेंस चेंज करके देते हैं, है ना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में जो फ्लो चार्ट दिया है वो तो बहुत सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, और फिर सीधा CO2 H2 एंड एनर्जी। एंड फाइनली इससे हम लोगों को क्या मिला था, CO2, ये सारे यहाँ से जो बाहर निकले ये यहाँ पे H2O प्लस एनर्जी, क्या बाहर निकला था, प्लस एनर्जी। ओके, अब ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये किसके लिए हुआ दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, चलो जैसे ये है सबसे पहले ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इसका क्या होने वाला है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस, क्या होने वाला है, ग्लाइकोलिसिस। अब कितने प्रकार के एनिमल्स में ये हो रहा है, राइट, ये ग्लाइकोलिसिस। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल इसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। ओके, अब ये ग्लाइकोलिसिस होगा तो यहाँ पे बनेगा पायरुवेट, पायरुवेट, पायरुवेट। मतलब पहला स्टेप तो कॉमन ही होता है ना, जैसे किसी माइक्रोब्स में हो या हमारे मसल सेल्स में हो या ईस्ट में हो, ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बनने वाला है, पायरुवेट। ओके, नाउ इफ देयर इज ईस्ट सेल देन यहाँ पे फॉर्म होगा अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल फॉर्म होता है दोस्तों। और ये किससे होगा, कौन से सेल्स में होगा ये, जब वहां पे ईस्ट हो, कौन होगा वहां पे, ईस्ट होगा, राइट। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो क्या होगा, इससे फर्मेंटेशन होगा, राइट। और क्या बनेंगे, या तो ऑर्गेनिक एसिड्स या तो विटामिन्स। ओके, अब ये कब होगा, जब वहां पे माइक्रोब्स होंगे, कौन होंगे वहां पे, माइक्रोब्स होंगे। ओके, एंड फाइनली if there is presence of इरिथ्रोसाइट और मसल सेल, ह्यूमन सेल्स अगर है तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों लैक्टिक एसिड, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और ये कब होता है, जब यहाँ पे इरिथ्रोसाइट या फिर मसल सेल्स हो, कौन से सेल होंगे, मसल सेल्स, और कौन से, मसल सेल्स। ओके,
सो अब ये जो प्रोसेस है, पायरुवेट से अल्कोहल बनना, पायरुवेट से ऑर्गेनिक एसिड, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, ये सारे प्रोसेसेस को हम लोग एक ही कॉलम करेंगे। आपके बुक में अलग दिया होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्मेंटेशन। क्या होता है यहाँ पे? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया है। ओके, तो अच्छे से देखो दोस्तों, एरोबिक में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, ETS, फाइनली CO2, H2O एंड एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, फर्मेंटेशन, ईस्ट है तो अल्कोहल, माइक्रोब है तो ऑर्गेनिक एसिड एंड विटामिन, ह्यूमन सेल्स है जैसे मसल सेल्स और इरिथ्रोसाइट तो लैक्टिक एसिड। सो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों को एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं। ओके, यहाँ पे कितने एटीपी मिले थे हम लोगों को? 38 एटीपी। But in case of anaerobic respiration, only 2 ATP are formed. कितने ATP बनेंगे? Only 2 ATP. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से याद रखो। एरोबिक में एक ग्लूकोज से कितने मिलेंगे? 38। अनेरोबिक में एक ग्लूकोज से कितने मिलेंगे? 2 ATP. So this is about aerobic and anaerobic respiration flow chart. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों अनेरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया है ना, उसमें फर्मेंटेशन क्या होता है डिस्कस किया। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही है, और फिर पायरुवेट का आगे या तो अल्कोहल बन सकता है, या तो ऑर्गेनिक एसिड बन सकते हैं, या तो विटामिन बन सकते हैं, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है। ओके, और फिर हम लोगों ने ये फ्लो चार्ट डिस्कस किए। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो फ्लो चार्ट दिया है, मैंने जो लिख के दिया है ये, और उसके बाजू में आपको लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। अगेन आप लिखोगे ये, और उसके बाजू में जो टेक्स्ट बुक में दिया है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैंने आपको समझने के लिए अलग से लिखा है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फ्लो चार्ट का सीक्वेंस बदल के देते हैं, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको सीक्वेंशियल में लगाना पड़ता है, तो इसके लिए रेफरेंस हमेशा बुक का होता है। ओके, सो वो प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करो। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।